श्रोताओं, मैं हूँ आपका दोस्त ओपी राठौर और मैं कविता कंडवाल। हम दोनों की ओर से सभी किसान भाइयों और बहनों का स्वागत, अभिनंदन और सादर नमस्कार। श्रोताओं, अपना वादा निभाते हुए आज हम फिर आपसे रूबरू हैं, लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है आधुनिक कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक। किसान भाइयों और बहनों, आपके लिए ये बेहद उपयोगी कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सौजन्य से और आकाशवाणी नई दिल्ली के प्रयास से। श्रोताओं, आज की कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं पोषण से भरी सब्जियों की और इनके बीजों, रोपण सामग्री व नई कृषि विधियों की। साथ ही आज चर्चा होगी सब्जियों को उगाने की नई तकनीकों के बारे में भी। और ये सब इसलिए कि हमारे किसान भाई सब्जियों की खेती आधुनिक वैज्ञानिक तौर तरीके से करें, कम भूमि से ज्यादा पैदावार हासिल करें और अपनी आमदनी बढ़ाएं, मुनाफा बढ़ाएं। साथ ही देश में पोषण सुरक्षा को भी मजबूत बनाएं। तो किसान भाइयों और बहनों, आज सब्जियों से जुड़ी नई जानकारियों का खजाना लेकर हमारे साथ हैं अनुभवी और प्रतिष्ठित सब्जी वैज्ञानिक, जो बहुत सारी काम की बातें बताएंगे, उपयोगी टिप्स देंगे। और हमारे साथ प्रगतिशील सब्जी किसान भी हैं, जिनके सवालों का, शंकाओं का समाधान करेंगे सब्जी वैज्ञानिक। आधुनिक कृषि चौपाल से जुड़ रहे सभी वैज्ञानिकों और किसानों का हम स्वागत करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का एक विशेष संस्थान केवल सब्जियों पर अनुसंधान करता है और देश में सब्जी उत्पादन को आगे बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। श्रोताओं, इस विशेष संस्थान का नाम है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, जिसे हम अक्सर IIVR के संक्षिप्त नाम से भी बुलाते हैं। और यह संस्थान स्थित है उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी नगरी में। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि इस संस्थान के निदेशक और प्रमुख वैज्ञानिक आज की आधुनिक कृषि चौपाल से जुड़ रहे हैं। तो अब हम कृषि चौपाल की शुरुआत करते हैं IIVR के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार से। डॉक्टर साहब, हमें और हमारे श्रोताओं को ये जानना है कि आपका संस्थान क्या अनुसंधान करता है और देश में सब्जी उत्पादन को कैसे बढ़ावा देता है। भारत सब्जी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है और वर्तमान में हम 207 से ज़्यादा मिलियन टन सब्जी उत्पादन कर रहे हैं और 11.27 मिलियन हेक्टेयर से, और उत्पादकता हमारी लगभग 18.5 टन प्रति हेक्टेयर है। मैं बता दूं कि इस संस्थान का उदय 1992 में सब्जी परियोजना निदेशालय के रूप में हुआ था। तत्पश्चात 1999 में इनके जो उपलब्धियों को देखते हुए इसको भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का दर्जा दिया गया। हम अपने संस्थान की गतिविधियां अपने 3 विभागों, एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और 2 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से करते हैं। हमारा 3 विभाग जो है, सब्जी उन्नयन विभाग जो नई किस्मों का विकास करता है, जिसमें कि ज्यादा उपज हो, जलवायु सहनशीलता हो, बहुरोग रोधिता हो, निर्यातोन्मुखी हो, पोषण से ज्यादा हो। हमारे जो सब्जी उत्पादन विभाग के जो वैज्ञानिक लोग कार्य करते हैं, हम क्या करें उसमें कि सब्जी उत्पादन ज्यादा हो, जैसे कि संरक्षित खेती के लिए, कार्बनिक खेती के लिए कम पानी लगे, उस तरह से कैसी तकनीकें का इजाद करें, उसके लिए करते हैं। दूसरा हमारा सब्जी सुरक्षा जो महत्वपूर्ण विभाग है कि हम सब्जी में कीट व्याधियां या रोग लगने के लिए क्या उपाय करें, किसान भाइयों को कम से कम खर्चे में उनका जो रोग है या कीट व्याधियों का हो जो मैनेजमेंट हो सके। इसके लिए हम बायोपेस्टिसाइड्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल। अब हमारे लिए, किसान भाइयों के लिए यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि सब्जी संस्थान ने किन सब्जियों की कौन सी किस्में तैयार की हैं। हाँ, ताकि हमारे प्यारे किसान भाई इन्हें अपनाकर पैदावार बढ़ा सकें। और यह उपयोगी जानकारी दे रहे हैं संस्थान के सब्जी उन्नयन विभाग के प्रमुख डॉक्टर नागेंद्र राय जी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का सब्जी उन्नयन विभाग इस समय 42 सब्जियों पर कार्य कर रहा है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में
70 सब्जियां उगाई जाती हैं, जिसमें हम 60% सब्जियों की पर हम अनुसंधान कर रहे हैं, जिसमें हमारी 20 प्रमुख सब्जियां हैं, जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, फूल गोभी है। हम 22 अल्प प्रतिष्ठित सब्जियों पर भी हम खेती कर रहे हैं, जैसे हमारी कलमी साग है, पोई है, बथुआ है और स्वाड बीन है, विंड बीन है, सोयाबीन है। इन से अल्प प्रतिष्ठित सब्जियों पर भी कार्य कर रहे हैं। ये जानकर आपको खुशी होगी कि भारतीय सब्जी अनुसंधान के 34 साल हम पूरा कर चुके हैं और 34 साल के इस विभाग ने 134 प्रजातियों संकर किस्मों का विकास किया है और हमारी लगभग 40% प्रजातियां ऐसा हैं जो हमारे किसानों तक पहुंच चुकी हैं और जिसमें से कुछ प्रजातियां ऐसी प्रचलित हो चुकी हैं, जैसे हमारा टमाटर का काशी अमन है, बैगन का हमारा शंकर काशी संदेश है, मिर्च का हमारी जो है काशी कोमल है, काशी अनमोल है, काशी रत्ना है और इसी तरह से लोबिया में हमारी काशी कंचन है, काशी निधि है और भिंडी में हमारी काशी सैसूर है, काशी पराक्रम है। नेनुआ में आप में देखें तो काशी श्रेया है और काशी ज्योति है। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सब्जी अनुसंधान संस्थान के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी सिंह। डॉक्टर साहब, क्या बायोटेक्नोलॉजी के दखल से सब्जी की किस्मों को रोगों और कीड़ों या जलवायु परिवर्तन के उतार चढ़ाव के प्रतिरोधी या सहनशील बनाया जा सकता है? डॉक्टर डीपी सिंह जी, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर सब्जी की कौन सी किस्में विकसित की गई हैं जिन्हें हमारे किसान अपना सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जो आजकल काफी तेजी से आगे बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में बहुत सारी समस्याएं हैं और रोग जो है वो पहले से ज्यादा आक्रामक होकर सामने आ रहे हैं। तो इसलिए जो है वो उन रोगों के प्रकोप को कम करने के लिए ऐसी रोग रोधी प्रजातियों को विकसित करने की आवश्यकता है जिनके माध्यम से कि किसानों को लागत भी कम लगे, रासायनिक जो दवाइयां डालते हैं वो दवाइयों का खर्चा उनका कम हो, दवाइयों से जो पर्यावरणीय जो प्रदूषण हो रहा है वो भी बचे और उसके साथ साथ में जो है वो किसानों को उसका अधिक लाभ मिले। तो ऐसी प्रजातियां हम खास तौर से टमाटर में, मिर्च में, भिंडी में इस तरीके की प्रजातियां हम जो है वो वायरस फ्री जो पौधे हैं उनके लिए और इसके अतिरिक्त बैक्टीरिया से जो रोग हैं या फफूंद से जो रोग लग रहे हैं उनके निवारण के लिए हम तैयार कर रहे हैं। आमतौर पर तापमान में एकाएक या तो वृद्धि हो जा रही है या तापमान जो है वो कम हो जा रहा है, तो उससे बचने के लिए जो तापरोधी फसलें हैं, ऐसी फसलें जैसे टमाटर की तापरोधी फसलें, काशी तपस की एक वैरायटी है, यहाँ पे काशी अद्भुत की वैरायटी है, ऐसी फसलें जो है वो हम विकसित कर रहे हैं। इसके साथ साथ में जो पोषण सुरक्षा की बात आपने कही है, पोषण सुरक्षा में एक बड़ी चीज आती है सामने निकल के कि जो बायोफोर्टिफाइड यानी कि जो जैव फोर्टिफाइड तरीकों से कुछ मिनरल्स हैं ऐसे जिनसे कि मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो हम वैसी फसलों के विकास में भी लगे हुए हैं। जैसे गाजर है, गाजर में बीटा कैरोटीन एक कैरोटीन है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हम ऐसी प्रजातियों को विकसित करने में लगे हुए हैं। साथ साथ में जैसे लाइकोपिन है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हम लाइकोपिन रिच जो है वो तमाम सारी प्रजातियां हम विकसित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। विभाग इसमें लगातार काम कर रहा है। डॉक्टर डीपी सिंह जी, हमारे किसान संजय कुमार जी कुछ खास जानना चाहते हैं। सब्जियों के खेती में सर कौन कौन से प्रमुख सूक्ष्म जीव काम में आते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे होता है? किसानों को आजकल जैसा कि आप देख रहे होंगे सब्जियों की खेती में सबसे ज्यादा रासायनिक उर्वरक भी और ज्यादा से ज्यादा जो है वो पेस्टिसाइड्स भी, रासायनिक पेस्टिसाइड्स खास तौर से उसका उपयोग कर रहे हैं किसान हमारे। उसके चलते तमाम तरीके की समस्याएं हैं जिनमें की स्वास्थ्य की समस्याएं भी हैं, पर्यावरण की समस्याएं भी हैं और जो हमारी मिट्टी है उसके और हमारे पौधों के स्वस्थ रहने की भी समस्याएं हैं। जो ये सूक्ष्म जीवों की बात इन्होंने की है, सूक्ष्म जीव वास्तव में एक आज के समय में एक टेक्नोलॉजिकल रूप से माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी यानी कि जो सूक्ष्म जीवों की टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें एक बहुत तेजी से उभर कर आने वाला नाम है। इसके माध्यम से हम तमाम सारे ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स यानी जैव उर्वरक बना रहे हैं जिनको कि किसानों तक पहुंचाया भी जा रहा है और वो किसानों तक पहुंच भी रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आज के समय में आपके पास जैसे नाइट्रोजन देना है आपको, आप उसके लिए यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे, तो उसके बदले में तमाम सारे जैव उर्वरक हैं, तमाम सारे जीव ऐसे हैं जो कि पौधों को ये सब सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। अगर किसान उस पर काम करें, उसको अपनाने का काम करें तो ये बहुत अच्छी तरीके से किसानों के खेतों में बहुत स्वस्थ तरीके से काम करेगा। किसान भाइयों और बहनों, अब हम जलवायु परिवर्तन से निपटने की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इनके लिए उत्पादन तकनीकों में क्या बदलाव करने चाहिए। हाँ, और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रहे हैं
IIVR के सब्जी उन्नयन विभाग के डॉक्टर अनंत कुमार। जैसे किसान, अब जलवायु परिवर्तन हो रहा, तापमान बढ़ रहा और तरह की परेशानियां आ रही, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि सही चीज का, सही किस्मों का चुनाव करें, क्योंकि कुछ किस्में ऐसी आ गई कि जिनको जो है आप परिवर्तन के हिसाब से ले सकते हैं कि गर्मी में भी टमाटर ले लें, उस तरह का आप कर सकते हैं। दूसरे हम लोगों ने एक तकनीक निकाली है जिसको फरो इरिगेटेड रेड बेड कहते हैं, जिसमें आप सब्जियां चौड़े बेड पे लगाते हैं और बेड के दोनों तरफ आप सब्जियां लगाते हैं और पानी सिर्फ कुएं में देते हैं। तो इस तरह भी देखा गया, क्योंकि पानी की कमी भी आगे और ज़्यादा आने वाली है, सिंचाई के लिए पानी कम मिलेगा, तो आप चौड़ी बेड है उस पर सब्जियां उगाएं और पानी कुएं से दें। तो इस तरह देखा गया कि 36% पानी अकेले इससे बच जाता है। उसके साथ अगर आप मल्च का प्रयोग कर लेते हैं तो और ज़्यादा आपको उपज में बढ़ोतरी होती है और पानी लगभग 50-55% तक पानी बच जाता है। तीसरे हम लोग ग्राफ्टिंग तकनीक से इस समस्या से निजात पाने के लिए कोशिश किए। सबसे पहली शुरुआत हम लोगों ने किया कि जब टमाटर, क्योंकि आपका 24 घंटे भी पानी नहीं झेल पाता है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया कि बैगन की जड़ पर टमाटर लगाया और ये देखा गया कि 4 दिन तक भी अगर पानी लगा है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह अगर बैगन की जड़ पर हम टमाटर लगाते हैं, आप 50 दिन तक भी सिंचाई नहीं करते हैं, तब भी उसके उत्पादन पर फर्क नहीं पड़ता। अभी रिसेंट में हम लोगों ने पोमैटो और ब्रिमैटो तकनीक निकाली। ये भी जलवायु परिवर्तन के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो पोमैटो करते हैं उसमें नीचे हम आलू लेते हैं, ऊपर टमाटर लेते हैं। आप आलू देखते होंगे जनवरी के महीने में झुलसा रोग आता है, पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन आलू के ऊपर अगर आपने टमाटर लिया है तो इसका प्रभाव बहुत कम होता है। उसी तरह एक ब्रिमैटो हम लोगों ने लिया है कि जिसमें बैगन टमाटर दोनों एक ही पौधे पर, और इसके लिए बैगन की अर्ध जंगली प्रजाति है उसको लिए हैं। ये जो मूल वृंत हम लोगों ने लिया है ये सूखा भी झेल सकता है, जल भराव भी 4 दिन का है तो वो भी झेल सकता है। तो इस तरह जो है हम आप करके, या आपका प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, इसमें तापमान, आर्द्रता और लाइट को कंट्रोल करके आप थोड़ा समय इधर उधर भी कर सकते हैं। आजकल जैविक यानी ऑर्गेनिक सब्जियों की बात भी हो रही है। इनकी मांग है और बाजार में इनकी कीमत भी अच्छी मिलती है। तो सब्जियों का जैविक उत्पादन कैसे किया जा सकता है? श्रोताओं, इस उपयोगी जानकारी को हमारे साथ साझा कर रहे हैं सब्जी अनुसंधान संस्थान के सस्य विज्ञान विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर SK सिंह। जैविक खेती जब हम करते हैं तो सबसे पहला सिद्धांत है ऐसी फसल को चुनाव करना चाहिए जो आपके जलवायु और वातावरण के अनुकूल हो तथा उसमें कीड़े और रोग व्याधि का प्रकोप कम पड़ता हो। इसके अलावा आपको जब खेती करनी है अनुकूलतम समय पर खेती करनी चाहिए। पिछेता या अगेती खेती करने में सब्जियों की बढ़वार प्रभावित होती है और साथ ही साथ उनमें कीड़े और बीमारियों के प्रकोप भी ज़्यादा होते हैं। जब हम अच्छा एक फसल चक्र बनाते हैं तो वो हम मिट्टी की उर्वरता और रोग व्याधि के प्रकोप को भी कम कर सकते हैं। सभी सब्जियां और सभी कंडीशंस में ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती को नहीं किया जा सकता है। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जैविक खेती के लिए बहुत सारी सब्जियां बहुत ही अनुकूल हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस देती हैं। जैसे कि रबी के मौसम में अगर हम बात करें तो ब्रोकली हो गई, फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, जड़ वाली सब्जियों में मूली हो गई, गाजर हो गया, पत्ती वाली सब्जियों में पालक हो गया, मेथी हो गया, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। इसी तरह खरीफ के मौसम में भिंडी हो गई, लौकी हो गई, लोबिया हो गई और साग वाली में चौलाई की साग भी अच्छी उत्पादन देती है। साथ ही हमको एक ध्यान रखना है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदानी क्षेत्र में फसल चक्रों को हम अपनाते हैं तो उसमें भिंडी, मटर, लोबिया, और अगर इनका पोषक तत्व प्रबंधन करना हो हमें तो पोषक तत्व के रूप में हमें जितने भी ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं उनको एकीकृत करके देना चाहिए। जैसे कि हम बताएं कि अगर भिंडी की खरीफ में आप फसल ले रहे हैं जैविक खेती में तो आपको 10 से 15 टन गोबर की खाद, 3 से 4 टन वर्मी कंपोस्ट और 1 टन नीम की खली का प्रयोग प्रति हेक्टेयर के रूप में करें। साथ ही हमारे संस्थान द्वारा विकसित ट्राइकोडर्मा, एक्टिनोगार्ड और CRB7 को आप इस्तेमाल करें। लगभग 100 से 125 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उत्पादन क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। सब्जियों के जैविक उत्पादन की बात चल रही है तो हम यह भी जानना चाहेंगे कि इसमें IPM की क्या भूमिका है, यह कैसे लाभकारी है। बता रहे हैं संस्थान के फसल सुरक्षा विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर KK पांडे जी। IPM यानी कि एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन कहते हैं। इस तकनीक में कई विधाओं को समावेश किया जाता है, जैसे कि भौतिक है, रासायनिक है, जैविक है, या अवरोधी किस्मों का है, या सस्यावर्तन की बात है। तो कहने का मतलब कि इन सभी को मिला करके जब आप सब्जियों की खेती में प्रयोग करते हैं
तो उससे रसायन की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं पड़ती है और रोगों और कीटों का समुचित निदान होता है। जब भी आईपीएम की विधि अपनाएं तो यह ध्यान रखें कि किसान भाई सब्जी के रोगों और कीटों के लिए जो आईपीएम की तकनीक वैज्ञानिक द्वारा संतुलित की जाती है उसको फसल लगाने के समय से या बुआई करने के समय से या खेत जुताई करने के समय से ही प्रारंभ कर दें। जब हमारी सब्जी लगे उस समय उसमें रोग और कीट ना लगे और किसी भी रासायनिक दवा का प्रयोग ना करना पड़े। हमारे किसान भाइयों को अक्सर सब्जी फसलों में मिट्टी से मिलने वाले रोगों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम इनके उपचार या निवारण के उपाय भी जानना चाहेंगे। यह उपयोगी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर के पांडे जी। ये विदित है कि मिट्टी में लाभकारी और हानिकारक दोनों तरह के फफूंद और बैक्टीरिया रहते हैं। सब्जियों में खासकर बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि आर्द्र गलन जिसको डैम्पिंग ऑफ कहते हैं, उठा होना, जड़ सड़न, तना सड़न, फल सड़न, होमा झुलसा, ये सारी बीमारियां मिट्टी से आती हैं और मिट्टी में ही फफूंद और इसके बैक्टीरिया जीवित रहते हैं। लेकिन एक और भी प्रकृति का ये वरदान है कि मिट्टी में कुछ ऐसे फायदेमंद फफूंद और बैक्टीरिया रहते हैं जिसको कि हम लोग निकाल करके प्रयोगशाला में और उसको बहुगुणन करके मल्टीप्लाई करके बृहद पैमाने पर किसानों के बीच में देते हैं। तो उसमें सबसे प्रचलित और पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा फायदेमंद एक ट्राइकोडर्मा है, उसकी कई स्पीसीज हैं, अर्जियनम है, विरिडी है। तो ये सारी जो ट्राइकोडर्मा है वो खासकर मिट्टी में ही रहती है, मिट्टी में सड़े गले चीजों को खाती है। तो इसका ये फायदा है कि अगर आप इसको सब्जी में, चाहे वो नर्सरी में बीमारी लग रही हो या हमारी जो मुख्य फसल रोपाई के समय बीमारी लग रही है, जितने भी ये बीमारियां लग रही हैं, इसको मिट्टी में प्रयोग किया जाए या बीज का शोधन किया जाए। तो मिट्टी में प्रयोग करने के लिए ये ध्यान रखने की जरूरत है कि रोपाई या बुआई के कुछ दिन पहले ही इसका मिट्टी में मिला दिया जाए। रोपाई के समय या बुआई के समय में बीज शोधन कर दिया जाए। लेकिन बीज शोधन के समय यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जो बाजार में उपलब्ध लाल या हरे रंग से प्राइमिंग की हुई बीज है उसका प्रयोग न करें या किसी भी रासायनिक दवा से शोधित बीज का प्रयोग जो है ट्राइकोडर्मा के बीज शोधन करने के समय नहीं करना चाहिए। सावधानी की जरूरत है कि ट्राइकोडर्मा मिट्टी में डालें तो यह ध्यान रखें कि मिट्टी में अधिक से अधिक जीवांश की मात्रा हो, चाहे वो कार्बनिक पदार्थ में हो, चाहे सनैया ढांचा के रूप में हो या जिस किसी भी फॉर्म में हो, ताकि उस पर जो है उसका मिट्टी में ज्यादा बहुगुणन हो। अब बात आती है कि ट्राइकोडर्मा के अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे एंटागोनिस्ट हैं जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज होते हैं, जैसे हमारे पास बैसिलस सबटिलिस है या कीड़ों को मारने के लिए हमारे पास बैसिलोमाइसिस है, बेवेरिया है, लिकेनिसिडियम है, मेट्रीजियम है। इन सब भी ये मिट्टी में रहते हैं। इनको निकाल करके हम कीड़ों के जो रस, खासकर रस चूसने वाले कीटों के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों और बहनों, सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा अनेक योजनाओं के जरिए नई तकनीकों को किसानों के खेतों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि पैदावार ज्यादा हो, किसानों का मुनाफा बढ़े। बिल्कुल, ऐसी कुछ योजनाओं के बारे में बता रहे हैं संस्थान के प्रसार विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज सिंह। प्रमुख कुछ जो परियोजनाएं इस समय जो हमारे इस संस्थान के द्वारा चलाई जा रहे हैं उसमें सबसे पहले है फार्मर फर्स्ट। यह परियोजना पिछले एक दशक से जो है ये बनारस और मिर्जापुर के अलग अलग गांवों में यह परियोजना चलाई जा रहे हैं और इस परियोजना की खासियत ये है कि इसमें किसानों की सहभागिता के साथ साथ जो फार्मर्स इनोवेशन की हम बात करते हैं उसे भी ध्यान में रखा जाता है और उनके जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो संसाधन उनके पास उपलब्ध है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे इस संस्थान की जितनी भी तकनीकें हैं उनको हम उन तक पहुंचाते हैं। और इसमें देखा गया है कि इससे हमारे लगभग जो है 15 से 30% तक की वृद्धि जो है सो अलग अलग जो है सो फसलों में पाई गई है। साथ ही साथ कुछ वर्गीकृत जो वो भी हमारे पास परियोजनाएं, फ्लैगशिप प्रोग्राम ये चल रहे हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए वैसे तो सरकार पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चला रही है, मगर ये संस्थान 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में ये कार्यक्रम जो है चला रहे हैं। और इस फ्लैगशिप प्रोग्राम में अनुसूचित जाति के जो हमारे किसान साथी हैं उनको जो है सो हम नई तकनीक के साथ साथ प्रदर्शन देते हैं, उसके प्रशिक्षण देते हैं, स्किल डेवलप हम करते हैं जिससे कि वो उसे अडॉप्ट करें और कम लागत में, क्योंकि खेती की जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कम लागत जिससे कि मुनाफा ज्यादा हो। तो कम लागत में कैसे हम उसे कर सकें ये तकनीक हम बताते हैं। साथ ही साथ जो अनुसूचित जनजाति के जो ट्राइबल्स हमारे साथी हैं उसके लिए उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये 2 राज्यों में जो है सो हमारे ये फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे हैं। और इसमें लगभग 40 गाँव में अब तक हम जो है सो अलग अलग जो है सो क्षेत्रों में जो है सो ये कार्य
हम कर रहे हैं प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन अलग अलग टेक्नोलॉजी के दे रहे हैं और इससे किसानों को काफी लाभ हुआ है। और अब हम आधुनिक कृषि चौपाल की चर्चा को ले चलते हैं देश के सुंदर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर। हाँ, और यहाँ सब्जी उत्पादन को बढ़ाने की बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि यहाँ प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का बोलबाला है। IIVR द्वारा यहाँ सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, बता रहे हैं संस्थान के सब्जी उन्नयन विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार दुबे। उन सभी राज्यों में अगर हम सिक्किम को देखें तो बाय डिफॉल्ट एक तरीके से ऑफिशियली वो ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में डिक्लेयर भी है। साथ ही साथ अगर हम नेशनल एवरेज से देखेंगे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड एप्लीकेशन का, तो उन राज्यों में निश्चित तौर पर बहुत ही कम मात्रा में पेस्टिसाइड वगैरह का प्रयोग होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो वहाँ के राज्यों में जो हम लोगों का, चूंकि मुझे खुद पूर्वोत्तर में सर्विस करने का अवसर मिला, तो मैंने उस अवसर में देखा कि वहाँ पर अगर किसी चीज़ की जो नेचुरल कांस्टेंट हैं वो तो है ही हैं, उसके अलावा जो सबसे बड़ी जो कमी है गुणवत्ता युक्त बीजों की कमी। तो उन गुणवत्ता युक्त सब्जी बीजों की जो अनुपलब्धता होती है उसके कारण शायद कहीं हमारा जो नेशनल एवरेज जो प्रोडक्टिविटी है, कहीं जो हम 18.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर पर हैं, वहाँ पर हमारे उन राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में कहीं 5 से 6 मैक्सिमम 8 टन प्रति हेक्टेयर की उपज होती है। तो वजह ये है कि जो उनका अपना बीज पैदा होता है उसी को बार बार यूज करते हैं। तो उस दिशा में भारतीय सब्जी अनुसंधान ने बहुत अच्छा पहल किया है। पिछले लगभग 5-6 सालों से हम लोग लगातार उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन, और एक तरीके से हम जो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ICR के विभिन्न सेंटर्स हैं, आत्मा के सेंटर हैं, KVK हैं, FPOs हैं, इनके माध्यम से हम उनको अलाइन करके, और अच्छी बात यह है कि लोकल उनकी भाषा में हम अपनी चीज़ों को, साइंटिफिक भाषा को वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। हम उत्पादन और उत्पादकता की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि फसल की तुड़ाई के बाद बाजार पहुंचने से पहले सब्जियों की एक बड़ी मात्रा खराब हो जाती है। हाँ, तो इस वेस्टेज को रोकने के क्या उपाय हैं? सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा संस्थान के कटाई उपरांत प्रबंधन विभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति शर्मा जी से। आज देश ही नहीं विदेश में भी, विश्व भर में तुड़ाई उपरांत जो क्षति है, खासकर फल और सब्जियों में, ये एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय लगातार बनी हुई है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल भी है कि 2030 वर्ष तक जो तुड़ाई उपरांत जो क्षति हो रही है इसको कम से कम आधा कम किया जाए, मतलब 50% कम से कम हम लोग कम कर पाए। इसका एक कारण ये भी है कि सब्जियां और फल हैं क्या, वो क्या फल जब हम लोग तोड़ लेते हैं, वृक्ष से अलग हो जाता है, पौधे से अलग हो जाता है, तभी वो जीवित होती हैं। और वो नाशवान ज़्यादा अधिक इसीलिए होती हैं क्योंकि वो नमी बहुत तेज़ी से खो रही होती है, उनकी बनावट जो है मुलायम होती है और रोग से उनकी लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। और क्योंकि उनकी बनावट धीरे धीरे कम ठोस होती जाती है तो वो रोगों के प्रति ज़्यादा सहनशील हो जाती हैं। इस कारण से उनमें रोग भी जल्दी लगते हैं। साथ ही जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, परिवहन के दौरान, उसमें जो दबाव से इंजरी है, जिसको कंप्रेशन इंजरी बोलते हैं, या इम्पैक्ट से जो इंजरी है, वो सब भी बढ़ जाता है। तो इन कारणों से देश भर में, और विभिन्न आंकड़े जो विश्व भर के भी हैं, 5 से 25% तक, 30% तक भी विभिन्न फल सब्जियों में नुकसान देखा गया है। डॉक्टर राकेश कुमार दुबे जी, आजकल अल्प दोहित सब्जियों की भी काफी चर्चा है। ये क्या है और सब्जी संस्थान क्या इस दिशा में भी कार्य कर रहा है? अल्प दोहित सब्जियां बेसिकली अगर हम उनकी समझना चाहें तो वो सब्जियां हैं जिनके अंदर पोषक तत्व तो है और क्लाइमेट रेजिलियंस सब कुछ है, लेकिन एक उनको व्यावसायिक स्तर नहीं मिला, जिसको हम कमर्शियल प्लेटफॉर्म तक वो नहीं पहुंच पाई हैं। तो आज की डेट में हमें एक मोनोक्रॉपिंग, जो मोनोकल्चर है, कि अगर हम कुछ विशेष सब्जी पर या विशेष फसलों पर, खास करके मैं उदाहरण पुनः देना चाहूँगा कि जैसे मेघालय राज्य, वहाँ पर हमारा राइस, तो जहाँ पर हम एक ही फसल का क्रमबद्ध से चलते हैं, तो ऐसे इलाकों में एक डेंजर, एक खतरा बना रहता है
कि अगर कभी कोई ऐसी बीमारी आती है, कभी ऐसी कोई प्रकोप कीड़े का होता है तो पूरी फसल चौपट हो जाएगी। तो ऐसी दशा में हमारे पास विकल्प क्या होगा? तो मुझे निश्चित तौर पर ये मानना चाहिए, यकीनन ये होना चाहिए कि फसल में विविधीकरण लाना जरूरी है। तो अगर वो मुख्य फसलों को हम जोड़ते हैं, साथ साथ अगर हम अल्प दोहित सब्जियां जिनका कि आज व्यवसायिक स्तर नहीं है, तो किसान भाई उनको अपनी मुख्य फसल के साथ साथ इन फसलों को भी खेती के लिए उगाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि इन फसलों में जलवायु के प्रति सहिष्णुता, अनुकूलता बहुत अधिक है। डॉक्टर स्वाति शर्मा जी, मेरे मन में एक शंका है। हमारे देश में बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान हैं। इनमें सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए कोई प्लांट या मशीन लगाने की क्षमता नहीं है। डॉक्टर स्वाति जी, तो ये सब्जियों का प्रसंस्करण करके अपनी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए? प्रसंस्करण के लिए निश्चित ही हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, पर अगर हमारा टर्नओवर ज़्यादा हो, मतलब प्रतिदिन हम लोग अगर ज़्यादा प्रसंस्करण करना चाहें तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर हम लोग लघु स्तर या घरेलू स्तर पर कुछ बनाना चाहें तो ऐसे बहुत सारे कई तरह के प्रसंस्कृत उत्पाद हैं जो आप घर पे बना सकते हैं। FPO के माध्यम से बहुत सारे किसान हैं जो जुड़कर एक साथ उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए निर्जलीकृत सब्जियाँ। पहले भी घरों में सुखौते सब्जियों के बनाए जाते रहे थे, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन निर्जलीकरण प्रसंस्करण की दृष्टि से बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आप लोग बड़े आराम से घर में आसानी से करके छत पर भी कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा से जब हम लोग करते हैं तो वो एक निश्चित समय में ही हो पाता है। पर अगर हम लोग एक छोटा सा उपकरण कैबिनेट ड्रायर ले लें तो हम लोग बड़ी ही आसानी से उसको चलाना भी बड़ा आसान है और लो कॉस्ट, कम दाम पर बन सकने वाली, कम से कम 6 महीने तक आसानी से भंडारित होने वाली निर्जलीकृत उत्पाद बना सकते हैं। इसके साथ ही सरकार की एक बहुत अच्छी योजना भी चल रही है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना। इस योजना के अंतर्गत जो भी किसान भाई हैं वो जब छोटे स्तर पे कोई उद्योग लगाते हैं तो उसमें उन्हें अधिकतम 35% तक सब्सिडी और या फिर 10 लाख रुपए की सहायता सरकार देती है। तो उद्योग आप लगा भी सकते हैं और खुद से कर भी सकते हैं। अब हम आज की आधुनिक कृषि चौपाल को समापन की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले डॉक्टर नीरज सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि IIVR द्वारा विकसित सब्जी की किस्मों, आधुनिक तकनीकों आदि का देश के सब्जी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है? देश में सब्जी उत्पादन का परिदृश्य कितना बदला है? जब से संस्थान हमारी ये बनी है, अभी तक हमने जो है सो लगभग जो है सो 16 फसलों में 47 अलग अलग किस्में जो उनकी विकसित की गई हमारे संस्थान के द्वारा, उसे 98 हमने जो है सो अभी टेक्नोलॉजीज जो है वो कमर्शलाइज कर चुके हैं, लाइसेंसिंग कर चुके हैं। हमारी जो है सो कुछ प्रमुख किस्में हैं उसके हम इम्पैक्ट भी देखते रहते हैं कि क्या इम्पैक्ट, क्योंकि देश में जब हम अपनी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, फार्मर से उसको ले रहे हैं, तो उससे क्या आर्थिक लाभ हो रही है, वो एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं बताना चाहूंगा यहाँ अपने साथियों को कि जैसे कुछ हमारी किस्में हैं, जैसे कि बात करते हैं टमाटर में काशी अमन है, या जो है लोबिया में काशी कंचन है। इस तरह 7-8 फसलों की अगर हम बात करें तो इसका एक अध्ययन में हम लोगों ने पाया है कि पिछले 1 दशक में जो है ये लगभग जो है 10.4 लाख हेक्टेयर एरिया में ये लगाए गए हैं, और इससे करीब करीब जो है सो 395 करोड़ रुपए की जो है आर्थिक लाभ हुआ है। किसान भाइयों और बहनों, आशा है आज की आधुनिक कृषि चौपाल से आपको सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए, ज्यादा आमदनी और लाभ के लिए उपयोगी जानकारी मिली होगी। किसान भाइयों और बहनों, इन काम की बातों को, वैज्ञानिकों की सलाह को आप अपने खेतों में आजमाएं और ज्यादा मुनाफा हासिल करें, तभी हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत सफल होगी। हम आज की आधुनिक कृषि चौपाल के साथ जुड़े सभी वैज्ञानिकों और किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और श्रोताओं, हमारा आपसे विनम्र आग्रह है, गुजारिश है कि कृपया हमें यह जरूर बताएं कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा और इसे कैसे अधिक उपयोगी और लाभकारी बनाया जा सकता है। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है kkbongold@gmail.com। ईमेल पता एक बार फिर सुने और नोट करें, kkbongold@gmail.com। श्रोताओं, आपकी ईमेल्स की हमें प्रतीक्षा रहेगी। किसान भाइयों और बहनों, हम आपसे जल्द ही फिर रूबरू होंगे आधुनिक कृषि चौपाल की एक नई कड़ी के साथ, नए विषय और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। नमस्कार।